हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति। आई एम प्रीति प्रसाद। अब तक हमने देखा किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसे मोशन में लाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो मोशन में है तो उसे स्टॉप करने के लिए हमें फिर एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी दोनों ही कंडीशन में अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसे मूविंग पोजीशन में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो वापस स्टॉप करने के लिए हमें रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए उस पर हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? तो इस तरह से गैलीलियो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो क्या इस पर कोई और फोर्स भी लगते हैं। ओके, सो इसे पता करने के लिए उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। जैसे कि उन्होंने देखा कि अगर कोई बॉल ग्राउंड पे अगर वो रोल कर रही है तो वो रोल करते हुए कुछ स्लो डाउन होते हुए कुछ दूर पर जाकर वो स्टॉप कर जाती है। तो उन्होंने देखा कि जो बॉल और ये सरफेस के ग्राउंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रही है, उस फ्रिक्शन की वजह से ये स्लो डाउन होकर के स्टॉप हो गई। और अगर सरफेस, क्योंकि वो रफ सरफेस थी तो रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन लगती है तो उसकी वजह से वो कुछ दूर जाकर के रुक गई, ज़्यादा डिस्टेंस कवर वो नहीं की, ज़्यादा दूर तक वो नहीं गई। लेकिन अगर वो सरफेस, उन्होंने देखा कि अगर वो बिल्कुल स्मूथ है, अगर वो चिकना है, तो उस पर उन्होंने अगर बॉल को रोल किया तो उन्होंने देखा कि वो काफ़ी दूर तक आराम से स्मूथली वो यूनिफॉर्मली वो मूव करते जा रही है, क्योंकि बॉल और सरफेस के बीच में बहुत ही कम फ्रिक्शन थे, बहुत ही लेस फ्रिक्शन होने की वजह से, घर्षण बल बहुत कम थी, उसके वजह से ये आराम से वो मूव करते हुए जा रही थी। ओके, तो इसी तरह से उन्होंने देखा कि अगर कोई धनुष को, किसी तीर को धनुष से अगर छोड़ते हैं तो वो तीर बहुत दूर तक जाते हुए कुछ दूर जाकर के फिर से वो स्लो डाउन होकर के वो नीचे गिर पड़ती है, यानी ज़्यादा दूरी तय नहीं करती है। तो उन्होंने देखा कि एयर के फ्रिक्शन के कारण वो ज़्यादा दूर तक नहीं गई, लॉन्गर डिस्टेंस कवर नहीं की, उसकी स्पीड स्लो हो गई और वो नीचे की ओर गिर पड़ी। फिर उसी तरह से उन्होंने ऑब्जर्व फिर किया कि जैसे चाइल्ड टॉयज़ है, तो चाइल्ड्स के जो टॉयज़ होते हैं तो उन्होंने देखा कि अगर वो मूव कर रही है तो मूव करते हुए अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स उस पर से हटा दिया जाए तो कुछ दूर जा करके वो रुक जाती है, क्योंकि जो इसकी जो व्हील्स होते हैं, जो ये कार के जो व्हील्स होते हैं और ये जो सरफेस होते हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसकी वजह से वो कुछ दूर तक जा करके वो वापस वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर इस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए हैं और अगर इस सामने से जो अपोजिट फोर्स लग रही है, दोनों अगर सेम है, इस पर जो पुशिंग फोर्स जो लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया, जो बच्चे ने अप्लाई किया, और जो सामने से अपोजिट डायरेक्शन से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है मोशन के डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ही अगर इक्वल है आपस में, दोनों फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स अगर इक्वल है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ये चलती रहेगी। जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहेंगे ये चलती रहेगी। ओके, छोड़ देने, अगर हटा दें उसमें से तो वापस ये रुक जाएगी, क्योंकि वो सामने से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं एयर फ्रिक्शन की वजह से, और ये जो सरफेस और कार व्हील्स के जो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहे हैं उसकी वजह से ये रुक जाएगी। ओके, तो इस तरह से उन्होंने देखा कि कुछ फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोशन में उसको अपोजिट डायरेक्शन से रोक रही है। फिर इसी तरह से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। एक इंक्लाइन प्लेन पे किया उन्होंने, बॉल को इंक्लाइन लोअर साइड में और अपर साइड में उन्होंने बॉल को रोल डाउन किया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने कुछ अपने फिर स्मूथ हॉरिजॉन्टल लाइन में उन्होंने इस तरह से मालूम किया कि क्या इसके रिजल्ट आते हैं। तो कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो आज हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए। एक पहला एक्सपेरिमेंट था, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सर इज़ैक न्यूटन ने 3 फंडामेंटल लॉज निकाले मोशन के ऊपर में, ठीक। सो उन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब किसी बॉल को उसे एक इंक्लाइन प्लेन से अगर उसे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर उसको मूव करते हैं, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर रोलिंग करते हैं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। ओके, और इसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और अगर उसी बॉल को सेम हाइट पे इंक्लाइन प्लेन पे उसे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर रोल करते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करते जा रही है। ओके, फिर थर्डली देखा कि जब स्ट्रेट लाइन अगर हो रही है, उसकी स्लोप अगर हटा दे रही है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन स्मूथ लाइन है, तो वो बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती जा रही है। ओके, सो इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये देखा। ओके, क्लियर, क्योंकि इसमें यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके, स्मूथ है बिल्कुल, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करते जा रही है। फाइनली बाद में लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो एयर फ्रिक्शन जो अपोजिट साइड से लग रहे हैं तो वो फाइनली तो स्टॉप कर ही जाएगी। ओके, क्लियर।
फिर उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा गैलीलियो ने कि उन्होंने एक हेमिस्फेयर लिया। ओके, इस हेमिस्फेयर से एक हाइट से उन्होंने बॉल को ऐसे रिलीज़ किया। जिस हाइट से उन्होंने रिलीज़ किया तो उन्होंने देखा कि ये ऐसे कॉन्स्टेंटली ये इस तरह से लेफ़्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट लाइक ऑसिलेशन, ये ऐसे इसमें रोलिंग हो रही है सेम हाइट में। जिस हाइट से उसे छोड़ी गई अदर साइड में सेम हाइट तक वो पहुंच रही है। वापस वो रेस्ट पोजीशन में आने से पहले इस तरह से सेम हाइट में आते आते वो धीरे धीरे फिर स्लो डाउन होकर के फिर वो स्टॉप कर जाती है, यानी कि वो अदर साइड में भी सेम हाइट तक ही वो जाती है। फिर उन्होंने क्या किया कि उस हेमिस्फीयर जो था उसको हटाने के बाद उन्होंने एक दूसरा सरफेस लिया जिसका जो दूसरा साइड था वो थोड़ा उसकी स्लोप उन्होंने कम कर दी, वो थोड़ी इसकी डिक्रीज़ कर दी, इसकी स्लोप को कम कर दी और फिर उन्होंने सेम हाइट से बॉल को फिर से रिलीज़ किया। तो उन्होंने क्या देखा कि वो ऐसे रोलिंग करते हुए अदर साइड में लॉन्गर साइड वो इस साइड में जो नेक्स्ट साइड है इस साइड में वो लार्जर डिस्टेंस थोड़ा कवर किया और सेम हाइट तक ऑलमोस्ट वो पहुंच ही गई थी। ओके, लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो फाइनली फिर वो स्टॉप कर गई। ओके, और फिर थर्ड में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरी तरह से उस स्लोप को उन्होंने जीरो कर दिया, वो हटा दिया और वो उस तरह से उसको स्ट्रेट हॉरिजेंटल प्लेन उन्होंने लिया, स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन। तो उन्होंने देखा कि सेम हाइट से जब इस चीज़ में जब उन्होंने इसको रिलीज़ किया तो ये स्मूथली वो बहुत ही इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फाइनल डिस्टेंस तक वो ऐसे ऐसे मूव करती कि कंटिन्यू रही। ओके, कुछ दूर जा करके तो फाइनली वो स्टॉप हो ही जाएगी क्योंकि एयर फ्रिक्शन की वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन पे उस पर लग रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसे जब हम हॉरिजेंटल कर दे रहे हैं, पूरी तरह से स्लोप इसको हटा दे रहे हैं, तो बहुत ही लॉन्गर डिस्टेंस वो कवर करते जा रही है, बॉल आगे बढ़ते जा रही है, कंटिन्यू रही। ठीक है, बहुत दूर जाने के बाद वो स्टॉप होती है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम इसमें, क्योंकि जैसे हेमिस्फीयर जो इन्होंने लिया था ये बिल्कुल ही स्मूथ थी, बहुत ही चिकनी थी, अंदर से बिल्कुल कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं थी, इसलिए वो स्मूथली वो इसमें से रोल होते हुए सेम हाइट तक पहुंची, सेम हाइट तक ऐसे ऑसिलेशन की तरह ऐसे करते करते वो फिर बाद में फाइनली स्टॉप हुई थी। ओके, इस तरह से ये सब इस तरह से अंदर से स्मूथ थे उनके इनर वॉल। ओके, क्लियर। तो उन्होंने ये देखा कि अगर कोई फ्रिक्शन ना हो, अगर कोई फ्रिक्शन ना उसमें कोई ऑब्जेक्ट पे कार्य करे तो वो स्मूथली वो कंटिन्यू वो मूव करते रहेगी। ओके, तो इस तरह से उन्होंने ये गैलीलियो ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहेगी, अगर इस पर कोई भी अगर इसमें कोई फोर्स अगर एक्ट ना करे, कोई फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट पे नहीं लगे तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते रहेगी। क्लियर, यानी कोई अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते रहेगी, ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्लियर, ओके। इस तरह से न्यूटन ने फर्दर स्टडी किया गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट को, जो उन्होंने मोशन और फोर्स पे जो उन्होंने जो किया था एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने, उस पर न्यूटन ने उसे स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन रिप्रेजेंट किया, जिसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 3 मोशन उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जैसे कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया, एन ऑब्जेक्ट remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये निकाला कि जिस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, या फिर अगर मूविंग पोजीशन में है, मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। ओके, कोई जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे स्टॉप ना करें, या फिर रेस्ट में है तो उसे फोर्स अप्लाई करके उसे मूव ना करें। ओके, सो इस तरह से जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो मोशन जो है वो जो आसपास जो हमारी जो बॉडीज़ होती है उसके बिहेवियर के बारे में वो डिस्क्राइब करता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, और इस तरह से जितने भी जो बॉडीज़ है जो हमारे आसपास वो रेस्ट कंडीशन में है या मूविंग पोजिशन में है, इन ए स्ट्रेट लाइन, उस किस कंडीशन में है उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ओके, जैसे कि पहले कोई अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एक रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में रहे, अगर मूविंग पोजीशन में है तो मूविंग पोजीशन में ही रहे। तो इस तरह से ये जो टेंडेंसी होते हैं इसे हम कहते हैं इनर्शिया। ओके, इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो अपने पोजीशन को चेंज होने से रोकती है, इसलिए इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।
इनर्शिया जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले कि जैसे हम बस के सीट पे बैठे हुए हैं, वो चली जा रही है, मोशन में है, तो हम सीट पे रेस्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं, ओके, सेम मोशन में जा रहे हैं। लेकिन जब तक उसमें बस जो है, बस का ड्राइवर जो है उसमें ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई ना करे, हम रेस्ट पोजीशन में सीट पे बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करता है तो बस तो स्लो डाउन हो जाती है, बट हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है कि वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है, वो उसको अपोज करती है, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया, ओके। इनर्शिया की वजह से हमारी जो बॉडी है वो चाहती है कि सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहे, लेकिन अप्लाई जो करती है ब्रेकिंग फोर्स ड्राइवर जो करती है, वो क्या होता है कि वो गाड़ी को स्लो डाउन कर रही है, गाड़ी तो रुक जाती है कुछ दूर जा करके, लेकिन हमारी बॉडी को आप देखिए कि थोड़ा देर जा करके ऐसे होती है। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से स्टेट ऑफ मोशन में वो रहना चाहती है, ओके। और अगर सडन ब्रेक अप्लाई कर दे, सडन ब्रेकिंग फोर्स लगा दे अगर ड्राइवर, तो हमें सामने वाले पैनल से हम टकरा सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है, ओके। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक सेफ्टी बेल्ट यूज़ करते हैं। जिस तरह से अगर सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर सडन ब्रेक अप्लाई करे तो जो अचानक जो तेज़ी से जो झटका जो हम लोग को लगेगा, जो फॉरवर्ड मोशन जो अचानक हमारी बॉडी में आती है, तो उससे बचने के लिए ये जो बेल्ट होती है, सेफ्टी बेल्ट, उस फॉरवर्ड मोशन को स्लोअर करने के लिए हम उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी पे एक फोर्स लगाती है। जैसे ये झटका आगे की ओर बढ़ेंगी तो ये क्या होती है, हमारी बॉडी पे एक फोर्स लगाएगी ताकि वो तेज़ी से झटका ना लगे, धीरे से हम आगे बढ़े, इसलिए उसको स्लो करने के लिए। जो आगे की जो तेज़ी से हम फॉरवर्ड मोशन में आ जाते हैं ब्रेकिंग फोर्स अचानक लगने की वजह से, जो तेज़ी से जो चोट ना लगे सामने वाले पैडल से, इसे बचने के लिए, इसको स्लोअर करने के लिए ये बेल्ट क्या करती है कि उस मोशन को स्लोअर करती है हमारी बॉडी पे फोर्स लगा करके, ओके। और इस तरह से हम लोग घायल होने से बच जाते हैं। क्लियर? ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम लोग बस पे खड़े हैं, ओके, बस पे खड़े हैं और अचानक बस जो है स्टार्ट हो जाती है, मूव करती है, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही हम बस पे ऐसे खड़े हैं और अचानक गाड़ी चलना शुरू हो जाए, बस स्टार्ट हो जाए मूव करने के लिए, तो हम क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, तो पीछे की ओर हमको झटका लगता है, पीछे की ओर हम गिर सकते हैं, ओके। इस तरह से क्या होती है, उसकी क्या रीज़न है कि हमारी जो अपर बॉडी है वो तो रेस्ट पोजीशन में थी, लेकिन हमारी जो फीट है, हमारे जो पैर है, वो बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है। तो बस अचानक मोशन में आई, मूव की, तो हमारे पैर जो है वो बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में थी, तो इसलिए हमारे पैर भी अचानक मोशन में आ गए। लेकिन अपर पार्ट तो रेस्ट पोजीशन पे थी, जिसके वो अपोज करना चाह रही थी मोशन में आने से, इसलिए इससे क्या होता है कि हम पीछे गिर सकते हैं। तो ये भी किस कारण होती है, इनर्शिया की वजह से, ओके, यानी जड़त्व की वजह से, ओके। मान लीजिए जैसे कि कोई अगर बुक है, जैसे मान लीजिए ये बुक है, तो अगर किसी टेबल पे पड़ी हुई है, तो अगर जैसे मान लीजिए इस टेबल पे ये बुक पड़ी हुई है, अगर तो इस बुक को अगर इस तरह से पड़ी हुई है, तो जब तक इस पर हम फोर्स अप्लाई ना करें ये मूव नहीं करेगी, रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, ओके। या तो आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से जब तक हम पिकअप ना करें, अपनी तरफ से फोर्स ना लगा के, तो ये ऐसे हटेगी नहीं, या फिर इसको जब तक हम स्लाइड ना करें ये अपनी उसी पोजीशन में रहेगी। तो ये भी क्या है, इनर्शिया की वजह से ही अपने ये रेस्ट पोजीशन में है, ओके। तो इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ओके। तो इनर्शिया क्या होती है, जैसे मैंने बताया, इनर्शिया क्या होती है कि एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने पोजीशन को चेंज होने से रोकती है, ओके। अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है तो मूविंग पोजीशन में ही रहना चाहेगी, ओके। उसने पोजीशन को चेंज नहीं होने देना चाहती है, जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इस कंडीशन में जो बॉडी होती है वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है, वो मूव नहीं करना चाहती है। और दूसरी होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी मोशन से वो मूव करते रहना चाहेगी, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, वो मूविंग पोजीशन में ही वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, ओके। इस तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग ने स्टडी किया। अब न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में भी जाने क्या है, तो इस तरह से हम उसके बारे में भी हम नेक्स्ट टॉपिक उसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे, ओके। थैंक यू।